हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस डेमो लेक्चर में, जहां पर हम बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे। दिस डेमो लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ द कोर्स जो कि है एंशिएंट मिडेवल आर्ट एंड कल्चर, जो कि आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ एचआरटी से। सबसे पहले अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन की बात करूँ, सो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 5 ईयर्स इन द टीचिंग लाइन। हिस्ट्री ही मेरा ऑप्शनल था, 3 अटैम्प्ट मैंने दिए हुए हैं। आई हैव बीन टिल द इंटरव्यू स्टेज। पर उसके बाद जब मेरे को मौका मिला टीचिंग करने का, हिस्ट्री करवाने का, तो छोटे होते से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसके साथ साथ मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाता हूँ। तो मेरे को लगा कि अगर मैं इस करियर के अंदर जाऊँगा तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रह पाऊँगा और अगले 20-30 साल के लिए काम अच्छे से कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू बीइंग अ सिविल सर्वेंट। तो ये मेरी बात हो गई। इस लेक्चर के थ्रू आपको क्वालिटी का पता लग जाएगा, कंटेंट का पता लग जाएगा, व्यू पॉइंट का पता लग जाएगा कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो बुद्धिज़्म की बात करेंगे स्पेसिफिकली। ये बुद्धिज़्म का टॉपिक मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसके ऊपर कंटेंट इतना ज़्यादा आसानी से नहीं मिलता और ये भी नहीं पता लगता कि किस लेवल तक इस पूरे टॉपिक को करना है, क्या-क्या छोड़ना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहाँ पर कई बार बहुत ज़्यादा इन डिटेल, इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, टेम्पल आर्किटेक्चर, तो किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। और यही सारी स्ट्रैटेजी हमारे इस पूरे एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर पूरे कोर्स में रहेगी। तो अगर हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो यहाँ पर समझिए कि दिस बुद्धिज़्म इज अ पार्ट ऑफ द 63 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, जो कि हमारे को अराउंड 6th सेंचुरी बीसी के आसपास देखने को मिलता है। इन 63 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स में से जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका और चार्वक आगे निकल के आए एंड बाकी जितने भी थे वो विद द टाइम डाई डाउन होते रहे। अब क्या कारण बना कि ये जो टाइम पीरियड है मौर्यन एम्पायर का, जहां पर हमारे को मगध एम्पायर का सर्जेंस देखने को मिलता है कि इसी टाइम के ऊपर ये आए। अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो ये इसके पीछे कौन सा टाइम पीरियड था? लेटर वैदिक एज। और ये वो टाइम पीरियड है जहां पर वर्ना सिस्टम बहुत पक्का हो चुका है। मतलब कि जो ब्राह्मण है उन्होंने सबसे ऊपर अपनी प्लेस बना ली है। क्षत्रियास, वैश्यास एंड देन शूद्रास। एक तो ये प्रोमिनेंट कारण हुआ कि इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। उसके अलावा आप देखोगे कि क्षत्रिय को हमेशा सेकंड नंबर के ऊपर रखा जाएगा, वेयर एज दे आर द किंग्स। तो ये भी चाहेंगे कि हम पहले नंबर के ऊपर आए। तो आप देखोगे कि ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के दोनों फाउंडर्स हैं, महावीरा जी एंड गौतम बुद्धा जी, ये दोनों किंग क्लास से ही आएंगे। उसके अलावा ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये है सेकंड अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड। मैं आशा करता हूं आपको पता होगा कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुई? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जब भी अर्बनाइजेशन होती है उसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी का मेन स्टे है वो एग्रीकल्चर से हटके कहां पर जाएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर जाएगा। और ये ट्रेड एंड कॉमर्स कौन करेगा? वैश्यास करेंगे। अब वैश्यास का जो स्टेचर है वो तो सोसाइटी के अंदर ऊपर होता जा रहा है, पर वर्ना सिस्टम में अभी भी उनको थर्ड नंबर के ऊपर रखा गया है। इसी वजह से उनको भी लगेगा कि कोई ऐसा नया धर्म आए, न्यू रिलीजन आए, जिसके अंदर हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द ब्राह्मणिकल रिलीजन। ये कुछ कारण बने जिसकी वजह से ये जो 63 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस मिली इतने छोटे टाइम पीरियड के अंदर। और ये कुछ कारण है कि क्यों हमारे को इनका जो सर्जेंस है आज तक देखने को मिलता है। तो ये हमारी सारी बात होगी कि बैकग्राउंड की, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे जो नए धर्म है वो कहां से आए आफ्टर द मैथ ऑफ लेटर वैदिक पेज। जस्ट अ सेकेंड। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये मैं सारा कुछ पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जिस तरह से मोड ऑफ डिलीवरेंस रहेगी तो उसमें मैं हर एक चीज ऑल तो आपको पीपीटी फॉर्म में भी दिखाऊंगा, पर हर एक चीज को खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। एंड आफ्टरवर्ड्स लेक्चर के साथ तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो वहां से भी आप दोबारा से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी ज्यादा बेहतर हो सके। उसके बाद ये कॉजेस ऑफ दिस इमरजेंस ऑफ दिस सेक्ट्स, ये मैं आपको पहले ही सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं।
उसके बाद हम बात करें सोर्सेज। देखो ये जो सोर्सेज का पार्ट है ना, सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म एंड देयर आइडियोलॉजी, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोई किताब का नाम दे दिया जाएगा कि ये जो किताब है ये किस धर्म को बिलोंग करती है। अगर आप पिछले 4 से 5 सालों के पेपर उठा के देखते हैं तो वहां पर बहुत बार ऐसी किताबों का नाम पूछा गया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या ये बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, ब्राह्मणिकल रिलीजन या नन ऑफ द अबव, किस धर्म को ये बिलोंग करती हैं। तो देखो अगर हम एज सच देखें, बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारी किताबें हैं जिनको रट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपके लिए गिनी चुनी किताबें रखी हैं। अगर आप इनको रट के जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। पर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 क्वेश्चन 100% ऑफ द पेपर विल कम फ्रॉम माई नोट्स, पर मैं आपको इतना वादा कर सकता हूं कि अगर आप ये नोट्स अच्छे से करके जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा वो बाकी बच्चों को भी नहीं आता होगा। मैं इतना आपसे वादा कर सकता हूं क्योंकि मैं चीज़ों को समझा है, पेपर को एनालाइज किया है, उसी हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और देखिए जितने क्वेश्चन आपको आते होंगे वो उतने सफिशिएंट होंगे उस साल की कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था कि हर एक किताब जो भी मेरे को नेट के ऊपर मिले बुद्धिज्म से रिलेटेड, मैं हर एक किताब को यहाँ पर आके लिख दूं, फिर कल को क्लेम करने लग जाऊं कि मैंने तो हर एक चीज करवाई हुई थी। पर देखिए वो टीचर का फिर फर्ज वो पूरा नहीं होगा। जो टीचिंग स्टाइल है वो इस तरह से होनी चाहिए कि इस तरह से लेक्चर या कंटेंट इम्पार्ट हो ताकि वो बच्चों तक पहुंचे और उनको रिटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता हो। नहीं तो अगर मैं सब कुछ आके यहाँ पर बता दूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पर वो इतना ज़्यादा बर्डनसम हो जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो दो तरह के सोर्सेज हैं। एक तो है कैनोनिकल टेक्स्ट, मतलब कि जो ग्रंथ होते हैं, मान लो कि कोई भी धर्म है उसके कुछ ग्रंथ हैं, तो वो है कैनोनिकल टेक्स्ट। तो इसमें हम 3 मेजर धर्म ग्रंथों की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले है सुता पिताका, विनय पिताका एंड अभिधामा पिताका। और ये किस काउंसिल के दौरान लिखे गए थे? सो देवर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर हम सुता पिताका की बात करते हैं तो यहाँ पर है कन्वेंशनल टीचिंग्स, मतलब कि बुद्धा जी ने अपने जीवन काल में जो जो लर्निंग्स दी, जो जो टीचिंग्स उन्होंने बताई, उन सबको हूबहू उसी तरह से कंपाइल किया गया है। तो वो है सुता पिताका एंड दिस वर रिसाइटेड बाय आनंद। उसके बाद हम बात करते हैं विनय पिताका। ये है बेसिकली कि जो बुद्धिज्म के अंदर मॉन्क्स आएंगे उनका क्या शिष्टाचार होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिखा हुआ है इस विनय पिताका में। एंड दीज वर रिसाइटेड बाय उपाली एंड एट लास्ट वी हैव अभिधामा पिताका। अब ये समझे कि जो बुद्धा जी यहाँ पर कह के गए हैं सुत्ता पिताका में, उनका क्या मतलब है, उनका अर्थ क्या है, कि वो उस बात से क्या कहना चाहते थे। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप गीता को उठा के देख लो तो उसमें श्लोक लिखे गए हैं। हर एक बंदा, हर एक जो आगे सेक्ट है, वो अपने हिसाब से उन श्लोकों का ट्रांसलेशन करता है कि मेरे हिसाब से जो कृष्ण जी हैं इसमें ये कहना चाहते थे। वही सेम प्रोसेस इस सूता पिताका को आगे ट्रांसलेट किया गया है इन द पितामह पिताका, जो कि है मॉरल साइकोलॉजी। इसी वजह से इसका कोई राइटर नहीं है, क्योंकि विद द टाइम ये इवॉल्व हुई है जैसे जैसे लोग इसको ट्रांसलेट करते गए। सो यहाँ पर हमारे पास 3 धर्म ग्रंथ है, सुता पिताका, विनय पिताका एंड अभिधामा पिताका, एंड दीज वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन सारे पिताकास के अंदर भी फर्दर कंपाइलेशन है। जैसे कि सुता पिताका की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 कलेक्शन है, विनय पिताका में भी 5 है, और अभिधामा पिताका की बात करते हैं तो यहाँ पर है 7 बुक्स। पर आपको सिर्फ आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सिर्फ जो कि सुता पिताका की किताबें हैं उनके अंदर क्या क्या है वो ध्यान में रखना है। तो 5 तरह के हमारे पास निकाय हैं: दीघा निकाय, महिमा निकाय, समुत्य निकाय, अंगुत्रा निकाय एंड खुदाका निकाय। तो सिर्फ ये 5 तरह के नाम जिनके पीछे निकाय लगा हुआ है, सिर्फ आपको याद होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था बुद्धिज्म के अंदर। और ये कल को आपको वहां पर पूछा जा सकता है कि अगर हम इस निकाया की बात करें, ये कौन से धर्म से बिलोंग करता है, सो द आंसर विल बी बुद्धिज्म। बस इतना ही आपको करना है, इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर डिटेल में जाना होगा वो मैं आपको उसी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री आप देखोगे कि वेरियस स्कॉलर्स हुए हैं बुद्धिज्म के अंदर जिन्होंने इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं। तो आपको इन स्कॉलर्स का नाम भी ध्यान रखना है और उसके साथ जो उन्होंने किताबें वो लिख के गए हैं उनके बारे में भी कल को पूछा जा सकता है। सो टोटल पूरी कोर्स ऑफ हिस्ट्री में से मैंने आपके लिए 6 से 7 सिर्फ स्कॉलर्स निकाले हैं, 6 से 7 किताबें हैं जो कि आप रट के जाओगे।
ताकि कल को अगर इसमें से कोई एवरेज या फिर इजी क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत ना हो, पर इसमें से अंदर आप उन टफ क्वेश्चंस के लिए नहीं जाओगे कि जो आपका वहां पर गलत हो सकता है। हाँ, ये हो अगर कल को कि बहुत सारे स्कॉलर्स का नाम दे दिया जाए, तो वहां पर आप इन इंफॉर्मेशन के थ्रू भी वहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। और हमारा पर्पस वहां पर वही है कि आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे वो एलिमिनेशन के थ्रू हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप बेयर मिनिमम तो एटलीस्ट चीजें वो करके जा रहे हो जहां से बहुत जो टफ लेवल का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले है मिलिंद पानु। जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर आपने ये पक्का ना पढ़ा होगा। So this is a dialogue in Pali language consisting of a conversation between Indo-Greek king Milendra and the monk नागसेना, जिसके बाद वो इंडो-ग्रीक किंग बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट कर गया था। तो ये मिलिंद बानो एंड किसके बीच में थी कि इंडो-ग्रीक किंग मिलिंद एंड नागसेना के बीच में ये पूरी कॉन्वर्सेशन है। तो कल को आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम नागसेना की बात करें ये किस धर्म का स्कॉलर था, तो उसका आंसर होगा बुद्धिज्म। तो इस तरह से भी जो काउंटर क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव नीति प्रकरण। सो दिस इज अ बुक ऑन गाइडेंस विच गिव्स अ कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द बुद्धास टीचिंग्स। तो यहां पर आपको सिर्फ से किताब का नाम ध्यान में रखना है, नीति प्रकरण। उसके बाद हम बात करें, अगली किताब का नाम है विशुद्धि मग्गा। दिस इज अ पार्ट टू प्योरिटी रिटन बाय बुद्धा घोषा। ये बहुत बड़े हमारे पास स्कॉलर है बुद्धिज्म के अंदर जिन्होंने बहुत काम किया है, तो इनका नाम आपको पक्का ध्यान में रखा होना चाहिए। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है विशुद्धि मग्गा विच इज अ पार्ट टू प्योरिटी विच डील्स विद द डेवलपमेंट फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन बाय निबाना या फिर एनलाइटमेंट। तो अगर देखो कल को आपको ये भूल जाए कि इस किताब में क्या लिखा गया था, इसका कंटेक्स्ट क्या है, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको इतना याद रह जाए कि बुद्धा घोषा जी कोई हुआ करते थे और उन्होंने कोई किताब ऐसी लिखी थी विशुद्धि मग्गा के नाम करके, उतने से भी आपका काम चल जाएगा, आपको उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव निदान कथा, फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, दीप वंशा एंड वाहमंसा। आपको पता होगा कि जब आप अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने मिशंस भेजे थे, मिशंस टू स्प्रेड हमारे पास बुद्धिज्म इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो उसी के अंदर जब ये मिशंस दूसरे देशों में जाते हैं तो ये है वहां पर जो धर्म ग्रंथ लिखे गए बुद्धिज्म के लिए वो है दीप वंशा एंड वाहमंसा, ग्रेटर क्रॉनिकल एंड द लेसर क्रॉनिकल। तो ये दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के अंदर। सिर्फ नाम दिया गया था, आपने बताना था कि किस धर्म से ये बिलोंग करते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव महावस्तु रिटन इन मिक्स संस्कृत प्रकृत लेज डाउन द हैगियोग्राफी ऑफ बुद्धा, मतलब कि उनकी जीवन की लाइफ डिटेल्स के बारे में हमारे को ये बताता है। तो देखो 4 किताबें ये हैं, पिछले पेज पे 2 थी, तो सिर्फ 6 लिखी गई हैं। तो आप ये भी अब बहाना नहीं लगा सकते कि सिर्फ इतनी ज्यादा थी तो हमारे से याद नहीं हो। 6 आप रट के जा सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको बेयर मिनिमम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पोस्ट है जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो वो ही बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उसके बाद हम बात करें बुद्धा जी की लाइफ स्टोरी कि उनकी जो पूरी जीवनी है वो किस तरह से बीती। जल्दी से मैं आपको कहानी सुना देता हूं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए। अगर आपको पता होगा कि इनकी जो जीवन के बारे में किन किताबों में लिखा गया है, तो जो मैंने आपको सबसे पहले धर्म ग्रंथ बताए थे सुत्ता पिताका एंड सॉरी सुता पिताका एंड विनाया पिताका, तो इसके अंदर इनके पूरे जीवन के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो पिता थे वो एक किंगली क्लैन से बिलोंग करते थे, शाक्या क्लैन उनके पिता का क्लैन था, तो उन्हीं के अंदर ये राजकुमार थे। और बचपन में ही इनकी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर ये मॉन्क बन के पूरी दुनिया का उद्धार करेंगे, और जैसे कि आने वाले टाइम में भी वही हुआ। अब इनके पिता को ये डर था कि अगर ये मॉन्क बन गए तो मेरे राजपाट का क्या होगा, तो इनके पिता ने बहुत लंबे टाइम तक इनको अपने महल में ही बंद रखा। पर जैसे जैसे इनकी क्यूरोसिटी बढ़ती गई कि मेरे को दुनिया के बारे में जानना है, तो अपने घोड़े को साथ लेके और अपने जो फेवरेट चैरियटर हैं उसको साथ लेके ये बाहर निकले। 4 तरह के ये बंदों को मिलेंगे। सबसे पहले ये मिलेंगे एक बूढ़े व्यक्ति को, फिर एक मिलेंगे डिसीज व्यक्ति को, फिर एक मिलेंगे डेड बॉडी को। और वो साथ में वार्तालाप करते जाते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, क्योंकि उन्होंने कभी बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं होता। वो खुद कभी बीमार नहीं हो, तो जब उन्होंने किसी बीमार व्यक्ति को देखा तो उनको बहुत अजीब लगा। फिर जब उन्होंने देखा कि बंदा मर भी जाता है, आज तक 16 साल की आयु तक उन्होंने कभी यही नहीं देखा था कि कोई व्यक्ति मर भी सकता है। एंड लास्ट फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी को, और जब उन्होंने सन्यासी को देखा तब उनको ये रियलाइजेशन हुई कि मेरे को भी जीवन में यही बनना है। तो यहाँ से पूरा बुद्धिज्म का जो चैप्टर है वो शुरू होता है। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं कि जैसे कि उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता जी का क्या नाम था, किस क्लैन से वो बिलोंग करते थे।
अगर आप कल को स्टेट पीसीएस देना चाहते हो, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो उनका लेवल क्योंकि बहुत ऊपर है, तो वो वहां पर ऐसे क्वेश्चन से बचते हैं। पर फिर भी आपके पर्पस के लिए मैंने सारे के सारे यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो मेंशन कर दी हैं। आप बाद में एक बार पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा आपको रटने की कोशिश नहीं करनी। फिर उनकी शादी हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये सारी कहानी है। वो अगर हम फाउंडेशन बैच में होते वहां पर बहुत टाइम है, तो वहां पर सुनाने का मन भी करता है, वहां पर टाइम भी होता है। पर अभी क्योंकि हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। उसके अलावा जो एक चीज आप इसमें से ध्यान में रखोगे वो ये है कि इनका जो जन्म है, सो ही वॉज बोर्न एट लुम्बिनी इन नेपाल। और ये किस जनपद में बिलोंग करता है, किस महाजनपद से को बिलोंग करता है? सो इट इज अ पार्ट ऑफ कोसाला किंगडम। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर लीजिए। उसके अलावा जो इनकी माता जी हैं, अगर उनकी बात करें तो वो भी कोसाला किंगडम के अंदर ही प्रिंसेस थी। सिर्फ ये कोसाला किंगडम को आपको मैं इसलिए करवा रहा हूं कि अगर आप 2015 और 16 का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहां पर 4 महाजनपद देते हुए वहां पर पूछा गया था कि अगर हम गौतम बुद्धा की बात करते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में इन 4 में से कहां कहां विजिट किया था। तो ऑल दो वो क्वेश्चन इजी था। इजी क्यों था? क्योंकि वहां पर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते थे। एक वहां पर गंधारा ऑप्शन शायद दिया हुआ था, और एक ऑप्शन महाजनपद का वो था जो कि साउथ ऑफ द नर्मदा था। तो अगर आप लॉजिकल गैस लगाओ कि गौतम बुद्धा इतनी दूर नहीं गए होंगे, तो इसी को सॉल्व करते हुए वहां पर ऑल दो आंसर आ जाता था। पर जब आप फुल फ्लेज लेक्चर में आओगे तो वहां पर मैं सारे की जो ट्रांसवर्स पाथ है कि किस तरह से बुद्धा जी किस किस महाजनपद में गए, किस तरह से उनका रूट बना, वो भी मैं आपको साथ में करवा दूंगा। सिंस दिस इज अ डेमो लेक्चर, वहां पर मैं आपको सिर्फ क्वालिटी और कंटेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो उसके बाद हम बात करें वही सारी चीजें कि एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ कॉप्स एंड अ एसेटिक। उन्होंने एक सन्यासी देखा और वो फिर घर से निकल गए। सो देन जब वो घर से निकले, ही विल मेडिएट विद द वेरियस टीचर्स ऑफ दैट एरा, जैसे कि लारा कलामा। पर उनको विद द टाइम लगेगा कि ये जो जितने भी मेरे गुरु हैं, किसी में ईगो बहुत ज्यादा है, किसी को नॉलेज कम है, किसी को लगता है कि भगवान को सिर्फ मैं ही पा सकता हूं। तो ऐसी कुछ चीजों की वजह से वो सारे गुरुओं को छोड़ते जाएंगे। एंड विद द टाइम फिर अपने 5 दोस्तों के साथ, अपने 5 फॉलोअर्स के साथ निकल जाएंगे सच की तलाश में। जब वो सच सच की तलाश में निकलेंगे तो एक टाइम के ऊपर आके वो बहुत एक्सट्रीमिज्म के ऊपर पड़ जाएंगे कि कुछ मैं खाऊंगा नहीं जब तक मेरे को भगवान नहीं मिलेगा। तो एक लड़की सुजाता नाम करके उनके पास आएगी और उनको एक राइस का बाउल ऑफर करेगी और उनको समझाएगी कि जिसको तू बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो तेरे अंदर ही है, और अगर तू खुद को ही दुख पीड़ा देगा तो वो तेरे को कभी भी नहीं मिलेगा। तो जब वो उस बच्ची से उस चावलों का बाउल लेते हैं, तब उस टाइम के अंदर जो उनके साथी थे, जो 5 दोस्त थे, वो उनको छोड़ के चले जाते हैं कि तुम अब अपने रास्ते से भटक चुके हो, तो अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो उसके बाद से जो हम बात करते हैं मध्य मार्ग का, तो यहीं से बुद्धा जी को मध्य मार्ग का कंसेप्ट समझ में आया कि मैं भगवान को कभी भी एक्सट्रीमिज्म के साथ पा नहीं सकता, हमेशा मेरे को एक मिडल पाथ के साथ चलना पड़ेगा, तभी मैं भगवान को पा सकूंगा। तो ये जो इंसिडेंट है सुजाता का, वो आपको ध्यान में रखना है। दिस लेड टू द मध्य मार्ग पाथ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर 5 जो उनके शिष्य थे या फॉलोअर्स थे जो उनके साथ थे, वो आपको रटने नहीं है, स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है। और अल्टीमेटली देन ही रीच्ड अ विलेज नियर सेनानी, जहां पर उनको सुजाता मिलती है। वहां पर फिर वो अल्टीमेटली बैठेंगे, जहां पर आज के टाइम में बोध गया ट्री भी है, वहां पर बैठ के भगवान को याद करेंगे। वो जो नदी है वो है निरंजना नदी के तट के ऊपर, ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो निरंजना नदी के तट के ऊपर वो बैठेंगे और भगवान को पाने के लिए शपथ लेंगे कि जब तक मेरे को भगवान नहीं मिलेगा मैं इस पेड़ के नीचे से नहीं हटूंगा। और फिर अल्टीमेटली उनको भगवान की प्राप्ति होती है। जब ये भगवान की प्राप्ति की बात करें तो उस टाइम के ऊपर भगवान उनका या फिर उनको विचलित करने के लिए एक इंसिडेंट है जो कि किताबों में लिखा गया है। तो वो क्या है कि एक डीटी है मारा, या फिर एक देवती है देवी है मारा, जो कि उनको विचलित करने के लिए आती है ताकि उनको एनलाइटनमेंट ना प्राप्त हो सके। तो इस टाइम के ऊपर वो एक मुद्रा बनाते हैं जो कि है भूमि स्पर्श मुद्रा। अब इस भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा होती है कि जब
उन्होंने धरती की तरफ हाथ करके धरती को कहा कि आ धरती तू मेरी साक्षी बन, कि ये जो डीटी मारा मेरे को विचलित करने के लिए आई है, मैं इससे नहीं बहलूंगा और अपना जो लक्ष्य है उसको पाके ही हटूंगा। ये क्वेश्चन बहुत साल पहले पूछा भी गया था कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, इतना इजी उसका आंसर था। तो अगर आप बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें काफी बार आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। एंड अल्टीमेटली फिर उनको जो एनलाइटनमेंट है वो प्राप्त हो जाएगी। Thus, at the age of 35, he ultimately attained nirvana enlightenment at गया, बोध गया, जो कि आज के टाइम में बिहार के अंदर है, under a peepal tree at Uruvela on the banks of river Niranjana, and thus he came to be known as Buddha or the enlightened monk. अब अगर हम इस निर्वाणा की बात करते हैं कि ये निर्वाणा होता क्या है, कि कल को आपको पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय निर्वाणा, वहां पर 4 ऑप्शन दे दिया जाए। बेसिकली निर्वाणा का मतलब इतना होता है कि जब आप अपने जितने भी सेंसेस हैं उनके ऊपर विजय पा लो, कि आपको कोई भी चीज विचलित ना कर सके, आप अपनी इच्छाओं के ऊपर जब काबू पा लेते हो, उसका मतलब होता है निर्वाणा। ये भी जो स्टैंड अलोन एज अ कीवर्ड पूछा जा सकता है कि निर्वाणा का मतलब क्या है। देन फिर हम बात करें कि सारनाथ के अंदर ये पूरी जब बात फैल गई कि हाँ बुद्धा जी ने एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिया है, तो उनके जो 5 शिष्य उनसे दूर चले गए थे वो उनके पास वापस आए, और यहां पर फिर आके उन्होंने सारनाथ के अंदर उनको बुद्धा जी ने पहला उनको सरमन दिया, जिसको हम एक स्पेशल कीवर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि है धम्मा चक्र परिवर्तन। मतलब कि जब धर्म का चक्कर घूमने लग गया, जब एक सही जो धर्म है वो दुनिया के ऊपर आया और उसने अपनी प्रीचिंग्स को शुरू किया, इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे। जहां जहां मैं आपके लिए स्टार मार्क करूंगा उसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो कल को हूबहू उसी तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। देन अगर हम पूरी बुद्धिज्म की बात करते हैं तो वहां पर जो संघ है, संघ का मतलब होता है कि जो सारे मॉन्क्स की अगर हम ऑडियंस की बात करें तो उसको संघ कहा जाता है। अगर फिर उनके देहांत की बात करें तो वो हुआ था कुशीनारा के अंदर मल महाजनपद में। तो जहां जहां मैंने आपको साथ में जनपद का बारे में रेफरेंस दी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, उससे आपको कल को वियर्ड क्वेश्चन आ जाए तो उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करते हुए वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। आप हमेशा ये याद रखें, जब भी आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आप 100 के 100 क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं जा सकते। आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो कल को अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होगा कि वो मेरे को छोड़ के आना है। अगर एवरेज क्वेश्चन हो तो मैं किसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को यूज करके वहां पर उसको सॉल्व कर सकता हूं। इस हिसाब की आपकी स्ट्रेटेजी, इस हिसाब की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जैसे कि यहां पर है कुशीनारा मल महाजनपद, तो वहां पर जो क्वेश्चन आया था उस साल 2015-16 में, उसमें एक महाजनपद का नाम था मल। तो अगर आपको इतना वहां पर अंदाजा आ जाता कि जो बुद्धा जी का जो देहांत है वो तो खुद कुशीनारा मल महाजनपद में हुआ, तो वहां पर तो वो पक्का ही गए होंगे। तो वहां पर उस तरह से आप उस ऑप्शन को भी सही करके आ सकते थे। ये होता है कि आपने जो चीजें पढ़ी आप उसका कितनी बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस पूरे आर्ट एंड कल्चर के कोर्स के अंदर मैं इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि जितना हमने रिसोर्स पढ़ लिया, जितना कंटेंट पढ़ लिया, उसको हम यूज किस तरह से करेंगे। एंड उनके जो लास्ट शब्द थे, दैट ऑल कॉम्पोजिट थिंग्स डिके स्टोर डिलीजेंटली, मतलब कि जो भी इंसान या जो भी चीज इस दुनिया के ऊपर आई है, ऑल लिविंग जो कि जीवित है, वो एक दिन खत्म होगी ही होगी। तो कभी भी ईगो लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने दुनिया से चले ही जाना है। अगर आप इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपका जो प्रेशर है, जो आपका स्ट्रेस है, वो काफ़ी लिमिट में रहेगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में कोशिश करेगा। तो जब भी, अभी तो चलो प्रीलिम्स का टाइम है तो बहुत ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे, पर जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हो तो कोशिश कीजिए करिए कि उसके एसेंस को समझ सकिए। जब तक आप उसके एसेंस को, चीज़ों को नहीं समझेंगे तो उस तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप एसेंस समझते हो चीज़ों को करेंगे तो उतना ही ज़्यादा फिर आप आगे चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करें कि कुछ फॉर्म्स हैं कि रिप्रेजेंटेशन की जाती है। सबसे पहले समझ लिए कि ऐसा क्यों है। अगर हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो मैंने आपको बताया था दैट दिस वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट ब्रह्मनिज्म। और ब्रह्मनिज्म के अंदर क्या था कि बहुत ही ज्यादा वो कम्प्लेक्स था, कि विद द टाइम रिचुअल्स बहुत ज्यादा आ गए, आइडल वर्शिप होने लगी और इसके खिलाफ बुद्धिज्म का जन्म होता है।
और इनिशियली क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर कोई भी तरह का आइडल वर्शिप वो नहीं चाहते थे, और नहीं चाहते थे कि बुद्धा की कोई भी इमेज बने, तो इसी वजह से अगर उन्होंने कुछ पूजना होता था तो वो फॉर्म्स के द्वारा या फिर सिंबल्स के द्वारा ही पूजा करते थे। एंड ये हम अभी किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं? दिस इज अ पार्ट ऑफ हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। एंड विद द टाइम जैसे आप देखोगे, क्योंकि इंसान करप्ट होते हैं, तो विद द टाइम जो अपने तरह से जो चीज चली होती है वो उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे हिनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से आगे एक ऑफशूट निकलेगा या फिर एक स्प्लिट होगा, जिसको हम कहते हैं महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये आइडल वर्शिप, कम्प्लेक्स रिचुअल्स ये भी करने लग जाएंगे। तो जिस पर्पस की वजह से बुद्धिज्म शुरू हुआ था वही डिफाई हो जाएगा। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हिनायान और महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है, पर अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये फॉर्म या फिर सिंबल्स को क्यों हम पूजा करते थे, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर जो आइडल वर्शिप है उसकी मनाही थी। तो अगर कल को यहां से आपको साथ में क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम अशोक की बात करते हैं वो किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को माना करता था, तो जब आप मौर्यन एम्पायर पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि अशोक ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई भी बुद्धा का स्टैचू नहीं लगाया, बल्कि बुद्धा के द्वारा जो टीचिंग्स की गई थी उनका पूरा प्लेटफॉर्म बनवाया। कि जो आप पढ़ते हैं रॉक एडिक्ट्स की, उसके ऊपर उसने पूरा लिखवाया हुआ था कि बुद्धा की ये टीचिंग्स है, बुद्धा के हिसाब से ये कहा गया है। तो उससे हमारे को क्या पता लगता है कि वो भी खुद हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का उपासक था। तो इस तरह से आप ऐसी इंफॉर्मेशन को वहां पर भी यूज कर सकते हैं। हमेशा आप हर एक चीज पढ़ के नहीं जा सकते, अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो वहां पर जाके मोस्टली चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर फॉर्म्स की बात करें तो बर्थ किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? लोटस एंड बुल। हॉर्स किसके थ्रू? रेनन्सिएशन। अगर रेनन्सिएशन हॉर्स को क्यों रिप्रेजेंट करता है? जैसे मैंने आपको बताया, जब वो अपने महल से निकले थे तो अपने घोड़े के ऊपर निकले थे, इसी वजह से रेनन्सिएशन हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर एनलाइटनमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? बोधि ट्री, क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठ के उनको एनलाइटनमेंट मिली है। पहले सरमन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, कि धर्म का चक्का घूमने लग गया है। एंड लास्ट में निर्वाणा की बात करें तो वो किसके थ्रू? फुटप्रिंट्स के थ्रू। कई कई किताबों के अंदर यहां पर आपको स्तूपा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक और फेमस स्टोरी है कि अगर हम उनकी माता जी की बात करें तो उस टाइम के अंदर उनको एक सपना आया था कि एक व्हाइट एलिफेंट उनकी माता जी के सपने में आया था, और वहां पर आके गौतम बुद्धा को उनके पेट में डाल के चला गया था। तो इस कंसेप्शन को किस सिंबल में पूजा जाता है? तो इस कंसेप्शन को व्हाइट एलिफेंट के रूप में पूजा जाता है। प्लीज इसको भी साथ में नोट डाउन कर लीजिए। ये 6 के 6 सिंबल्स हैं जो कि काफी प्रमुखता रखते हैं हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर। उसके बाद हम बात करें डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म के अंदर क्या क्या सिखाया गया है। यहाँ पर एक पूरी कहानी है कि वो किस तरह से अपने धर्म को समझाया करते थे, क्योंकि प्रीलियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, तो उसकी वजह से मेरे को माफ करना। सो नाउ डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। आर्य सचानी, जो कि है नोर फॉर नोबल ट्रुथ, की सबसे पहले तो हमारे को ये मानना है कि दुनिया में दुख है। फिर हमारे को ये समझना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है, तो इस तरह से 4 सच हैं जो हमारे को पहले जानने चाहिए। देन वी हैव अष्टांगिका मार्गा, की 8 फोल्ड पाथ, की वो 8 कौन से रास्ते हैं जिसके ऊपर चलते हो हम सच को पा सकते हैं। एंड देन वी हैव पंचखंडा और पंच स्कंदा, जो कि है द 5 एग्रीगेट्स, जो कि बुद्धा के हिसाब से जो एक इंसान है वो इन 5 चीजों से बना होता है। तो कल को अगर आपको आ जाए कि ये आर्य सचानी क्या है, किस धर्म के हिसाब से ये एक डॉक्ट्रिन है, तो आपको याद होना चाहिए बुद्धिज्म। एंड सेम गोज फॉर अष्टांगिका मार्ग, पंचखंडा और पंच स्कंदा। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, सॉरी ये पीपीटी थोड़ी मिसअलाइन होगी, जो पंचखंडा की हम बात करते हैं तो 5 कौन कौन से? मटीरियल रियम, रूपा, कि हमारी जो 5 सेंस, हमारी जो बॉडी है वो। फीलिंग्स और सेंसेशन, जो कि है वेदाना। परसेप्शन, की हम चीजों को देख के क्या समझते हैं, सन्ना, जिसको कहा जाता है। मेंटल फॉर्म को कहा है संथारा। एंड कॉन्शियसनेस है विनामा। पर देखिए अब इन पांचों के पांचों को आपको नहीं ध्यान रखना, आपको जो इनका एसेंस है, जो इसका क्रक्स है, पंच सिद्धांत, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बुद्धा जी कहा करते थे कि एक इंसान इन 5 चीजों से बना हुआ है। इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस पूरे आर्ट एंड कल्चर के कोर्स के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीज रटनी है, क्या छोड़नी है, किस हिसाब से आपको पूरी प्लानिंग करनी है। तो आइए आगे चलते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि 4 नोबल ट्रूथ क्या है? दुख, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, समुदाय, ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, कि ये जो हम दुख
झेल रहे हैं उसका सच क्या है, उसका कारण क्या है। देन वी हैव निरोध, ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, कि ये जो दुख है वो किस तरह से खत्म होगा। एंड लास्ट में है हमारे पास मग्गा, ट्रुथ ऑफ द पाथ, कि अब सच का रास्ता कौन सा है। जब दुख खत्म हो गया, दुख खत्म हुआ, तो अब आप न्यूट्रल स्टेज में आए हैं। अब न्यूट्रल स्टेज से आप सच के रास्ते के ऊपर चलेंगे। आपको यहां पर कुछ भी नहीं याद रखना, सिर्फ ये 4 नोबल ट्रुथ वो सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि है आर्य सच्चांग। एंड लास्ट में हमारे पास है अष्टांगिका मार्गा, कि 8 कौन से ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप सच के ऊपर चल सकते हैं, ट्रूथ ऑफ द पाथ के ऊपर चल सकते हैं। ये सारे हैं, पर आपको इनमें से कुछ भी नहीं रटना। जो जो जहां जहां स्टार मार्क करवाए, जिन चीजों के ऊपर स्ट्रेस दिया है, बस आप उनको ही याद रखेंगे। देन हमारे पास है हिज टीचिंग्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो वो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर खड़ा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पिलर तो बुद्धा जी खुद है, जिन्होंने बुद्धिज्म को बनाया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है उनके जो शिष्य हैं, जो मॉन्क्स हैं, जो कि संघ बनाते हैं, वो मैं आपको पहले बता के हटा हूं। और तीसरा है जो कि उनका धामा है, कि क्या क्या टीचिंग्स थी उनकी, वो हमारे ये 3 पिलर्स हैं। तो ये आप पक्का ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हैं बुद्धा खुद, फाउंडर, टीचर। देन वी हैव धामा, जो कि है उनकी टीचिंग्स। एंड लास्ट में हमारे पास संघ, ऑर्डर ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन। सो दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म। सॉरी, मैं पहली बार ये पैनल चला रहा हूं, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत है। एक आधी क्लास में मेरे को आ जाएगा। तो उसके बाद हम बात करें मध्य मार्ग का कंसेप्ट, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास निर्वाणा का कंसेप्ट, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक बार मेरे से सुन लीजिए। अगर इतना सुन लेंगे तो आपको वहां पर भी ध्यान में रहेगा। अगर वहां पर कभी बुद्धिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि क्या रीबर्थ के ऊपर बुद्धा का क्या विचार था, तो जो भी ऐसे कंसेप्ट हैं जैसे कि रीबर्थ, सोल, गॉड, इनके ऊपर जो बुद्धा जी हैं हमेशा वो चुप्पी धारण की है। उन्होंने ना ही उन्होंने कहा भगवान है नहीं है, उन्होंने कहा ऐसी चीजों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो जीवन है वो बेहतर हो जाएगा। जब तक हम अपने जीवन को बेहतर नहीं करते तो इन बेफिजूल की चीजों के ऊपर हमारा जो ध्यान है वो नहीं जाना चाहिए। तो अगर कल को आपको पेपर में आए जन्म मरण या रीबर्थ या फिर भगवान की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं, तो उनके ऊपर क्या बुद्धा का विचार था, तो वो चुप थे इन चीजों के ऊपर। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम जैनिज्म की बात करें तो वहां पर वो भगवान को मानते हैं, पर अपने जो जिन्ना है उनके नीचे रखते हैं। अगर हम रीबर्थ की थ्योरी की बात करें तो वहां पर भी वो मानते हैं, कर्मा की थ्योरी में भी मानते हैं। एंड सेम गोज फॉर बुद्धिज्म ऑल्सो। अगर हम यहां पर बात करते हैं बुद्धिज्म में जो एक स्टार्क डिफरेंस है कि बाकी सारी चीजों के ऊपर तो बुद्धा जी चुप थे, पर अगर हम कर्मा थ्योरी की बात करते हैं तो यहां पर ये इसका जवाब देते हैं कि जो हम कर्म हैं वो सिर्फ एक्शंस हमारे नहीं है, बल्कि जो हम सोचते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कि ये जरूरी नहीं है कि हमने कोई एक्शन नहीं किया तो हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, इंटेंशंस भी उतने ही ज्यादा है। और अगर आप बुरे इंटेंशन रखते हो तो आपका जो बुरा कर्म है वो बनता जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि आप लॉजिकली नहीं सोच सकते, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो जो सुपरफिशियल चीजें हैं उनके ऊपर बुद्धा जी हमेशा चुप रहे हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके हम बात करें कि 5 परसेप्ट्स और पंचशिला कि बुद्धिज्म के हिसाब से 5 चीजें ऐसी कौन सी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये जैनिज्म के हिसाब से भी सेम है, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। वॉयलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लिविंग और गॉसिप एंड टेकिंग इन टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, एग्जांपल ड्रग्स और ड्रिंक। पर विद द टाइम आप देखोगे कि हीनायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बट विद द टाइम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं तो वहां पर क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट आया कि जो भी सामने से भिक्षु को कोई भी भिक्षा मिल जाए तो उनको वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो सामने वाले बंदे ने दी है। और बुद्धा जी ने कहा है जो भी सामने से भिक्षा मिले वो हमारे को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो वहां पर अगर हम मीट की बात करें वो सारा कुछ भी अलाउड है। और अगर आप बुद्धा जी की जीवनी पढ़ोगे तो लास्ट में जब वो एक बंदे के पास जाते हैं तो उनको पॉक ऑफर किया जाता है, और इस पोक की वजह से उनको हो जाती है डायसेंट्री, और इसी वजह से उनका फिर देहांत भी हमारे को देखने को मिलता है। तो अगर कल को आपको ये आ जाए कि बुद्धिज्म के अंदर मीट ईटिंग ही करनी चाहिए या फिर मीट ईटिंग प्रोहिबिटेड है,
तो ऐसा ये याद रखना कि बुद्धा जी ने खुद आखिरी टाइम के अंदर पोक खाया था, जिसकी वजह से उसके पोक के अंदर डायसेंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से उनका देहांत हुआ। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज करके कल को शायद अगर वहां पर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो। उसको उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धा कंसीडर्ड वर्ना बेस्ड अपॉन एक्शन एंड नॉट बेस्ड अपॉन बर्थ। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैंने आपको पहले पेज में वर्ना सिस्टम का पूरा एक्सप्लेन किया था। और उसके अलावा इंक्लूजन की बात करते हैं कि बुद्धिज्म के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो सकते थे। तो ऑल दो बुद्धिज्म वॉज एन ऑल इंक्लूसिव रिलीजन, पर 63 हमारे पास ऐसे क्राइम्स हैं, अगर आपने वो किए हुए हैं तो आप बुद्धिज्म के अंदर नहीं शामिल हो सकते। उसके अलावा अगर कोई स्लेव है, जब तक उसका जो मालिक है मंजूरी नहीं देगा तब तक आप बुद्धिज्म के अंदर शामिल नहीं हो सकते। अगर आपके ऊपर सिर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, आप इंसॉल्वेंट है, तब भी आप शामिल नहीं हो सकते। तो इस तरह के 63 तरह के क्राइम्स हैं जिसकी वजह से आप नहीं शामिल हो सकते। ऑन द क्वेश्चन ऑफ वुमेन, अगर हम वुमेन की बात करें तो इनिशियली उनको अलाउड नहीं था बुद्धिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करना, पर विद द टाइम जो उनकी फॉस्टर मदर थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने काफी ज्यादा दबाव डाला एंड विद द टाइम फिर उनको अलाउ किया गया। सो गौतमी प्रजापति वॉज द फर्स्ट फीमेल फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो इसको ध्यान में रखना, जो कि उनकी फॉस्टर मदर ही थी। प्लीज कीप दिस इन माइंड। और जो मैं आपको 63 या 64 वो क्राइम्स बता रहा हूं उनको कहा जाता है पथि मोक्षा। अब कल को आ जाए आपको कि विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म व्हाट डू यू मीन बाय पथि मोक्षा, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कुछ ऐसे क्राइम्स हैं अगर किसी इंसान ने वो किए हुए हैं तो फिर उसके बाद वो बुद्धिज्म के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ इतना आप ध्यान में रख लीजिए कि कितने हैं, 60 है, 63 या 64 है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके हम बात करते हैं कर्मा के बारे में। तो कर्मा का मैंने आपको सारा बता दिया कि कर्मा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर बुद्धा जी ने जवाब दिया, वो आप नोट डाउन कर चुके हैं। एंड 10 तरह के फॉर्म्स हैं जिसके हिसाब से बुद्धा जी के हिसाब से कि एक इंसान एग्जिस्ट कर सकता है। उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 10 तरह के फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। अब बोधिसत्व क्या होता है, बोधिसत्व एज अ कंसेप्ट क्या है। अगर आप बुद्धिज्म को देखेंगे तो उसमें दो तरह के डिवीजन है, एक है हीनायान और दूसरा है महायान। हीनायान के अंदर जो स्कॉलर्स हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, उनको कहा जाता है अरहात्स। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो यहाँ के स्कॉलर्स को कहा जाता है बोधिसत्वस। अब बोधिसत्व वो लोग होते हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट की स्टेज को तो प्राप्त कर लिया है, पर उन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट के प्रोसेस को रोक दिया है ताकि वो बाकी लोगों को हेल्प कर सके, उनको सफरिंग से छुटकारा दिलवा सके। उनको कहा जाता है बोधिसत्व। एंड ये किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर प्रमुख है, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कल को पूछ लिया जाए अरहात किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर प्रमुख है, तो उसका आंसर होगा हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए जब आप बुद्धिज्म को पढ़ते हैं ना तो ऐसे डिटेल्स को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से कल को आप पूरा बुद्धिज्म को तो करके चले गए, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स में से, ऐसे फैक्ट्स में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते, फिर आपको लगता है कि कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन वहां पर पूछ लिया गया था। तो मैं आपको सिर्फ उतना ही हौसला दिलवाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपकी हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में तैयारी थोड़ी बहुत कम है, या फिर ये हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया, बस आप एक बार रिवीजन करना चाहते हो, तब भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और मैं आपसे 100% ये दावा कर सकता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये पूछा गया था 2017 में कि फ्यूचर बुद्धा का क्या नाम है, कि क्या बोधिसत्व का नाम है। अगर हम फ्यूचर बुद्धा का बात करें तो उसका आंसर है मैत्रेय। अब देखो क्योंकि फ्यूचर बुद्धा के बारे में पूछा जा चुका है तो कल को वो पूछ सकते हैं कि प्रीवियस बुद्धा का क्या नाम है, तो उनका नाम है दीपांकरा। और काफी किताबों के अंदर इनका नाम एज अ कश्यपा भी दिया हुआ है, तो ये दोनों नाम आपने नोट डाउन करने हैं। तो दीपांकरा के साथ कश्यपा नाम भी नोट डाउन कर लीजिए। सो रीजंस फॉर द स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रॉयल पैट्रोनेज बाय किंग लाइक अशोका ऑलरेडी एक्सप्लेन, अपील टू द कॉमन मैन, सारे रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूं। बुद्धास पर्सनैलिटी की उन्होंने कोई भी फालतू क्वेश्चन के ऊपर कोई भी जो डिबेट है वही नहीं की, जिसकी वजह से जो कम्प्लेक्सिटी है वो आ ही नहीं पाई इन द इनिशियल ईयर्स। देन रोल ऑफ पाली लैंग्वेज, आपको पता होगा कि जो बुद्धिज्म है वो अपनी लैंग्वेज, जो कि उनकी लोकल लैंग्वेज थी पाली, उसी में जो प्रीचिंग है वो किया करता था। अगर हम ऑन द कॉन्ट्रेरी जैनिज्म की बात करें तो वो प्राकृत लैंग्वेज में किया करते थे। तो ये बेसिक फैक्ट है, ये मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा। एंड देन पैटर्नाइजेशन बाय द मोनार्की सच एस मगध कुसाला कौसंबी। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये जो पूरा एरिया है ना ऑफ द ईस्ट वर्ड्स, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं जैसे कि मगध वगैरह,
तो ये आर्यवर्त से बाहर माना जाता था, आर्यव्रत। अब आर्यव्रत कौन सा एरिया है जहां पर आर्यंस ने आके वेदों को लिखा है, उसको हम आर्यव्रत कहते हैं। आशा करता हूं वैदिक पीरियड के अंदर आपने ये सब पढ़ा होगा। और इसी वजह से क्योंकि मगध वगैरह वाले जितने भी महाजनपद हैं उनको बाहर समझा जाता था, तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था कि हमने अपने आप को भी बहुत काबिल प्रूव करना है। और जैसे ही यहाँ पर एक नए धर्म का सर्जन होता है, इमरजेंस होती है, तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसको जो अडॉप्ट किया, इसी वजह से बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत फैली। तो कल को आपको ये कह दें कि दिस महाजनपद मगध का जो पूरा एरिया है वो आर्यवर्त से बाहर था, तो वो स्टेटमेंट भी एकदम सही होगी। प्लीज इसको अगर आप चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर समझ में आ गया तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर रिकॉल हो जाएगा। देन फिर इनके डिक्लाइन की बात करते हैं। तो डिक्लाइन में बेसिक कारण क्या है? सबसे पहले कि जिस चीजों के खिलाफ इन्होंने शुरुआत की थी, जैसे कि आइडल वर्शिप नहीं करनी, कम्प्लेक्स रिचुअल्स नहीं करने, विद द टाइम ये खुद वही शिकार हो जाएंगे, इस वजह से डिक्लाइन होगा। और हर एक इंसान में क्योंकि करप्शन होती है मन में, तो विद द टाइम आप देखेंगे कोई भी धर्म अगर पैदा होता है तो उसके जो इंटेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा नोबल हैं, पर क्योंकि उस धर्म को चलाता कौन है? इंसान चलाते हैं। तो इसी वजह से विद द टाइम वो धर्म भी करप्शन के चपेट के अंदर आ जाता है। Practice of large scale idol worship explained, numerous offerings explained, corruption explained, degradation of Buddhist monks and their preaching and persecution of Buddhists by monarchs such as पुष्यमित्र शुंगा की बात करें कि जो मगध के लास्ट डायनेस्टी, जब हम मगध की बात करते हैं, मौर्यस की बात करते हैं, तो उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंगा आएगा उसको बहुत एक तरह से जेलेसी होगी बुद्धिज्म के साथ। तो आप देखेंगे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मार दिया जाएगा। उसके बाद शशांक का किंग आएगा हर्षवर्धन के टाइम के ऊपर, वो बोधि ट्री जहां पर बैठ के गौतम बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी, तो उसको ही वो उखाड़ देगा। तो ये कुछ कारण बने जिसकी वजह से बुद्धिज्म विद द टाइम हमारे को डिक्लाइन में देखने को मिलता है। उसके हम बात करते हैं तीन, मेरे जब मैं किताबें पढ़ रहा था तो तीन ऐसे कंसेप्ट मिले जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, कल को ये हूबहू एज अ कीवर्ड पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है उपसंपदा। अब ये उपसंपदा का क्या मतलब होता है? मान लो कोई ऑर्डिनरी इंसान है, कल को उसको बुद्धिज्म के अंदर एज अ मॉन्क बनना है, तो उसके जो इनिशिएशन को प्रोसेस को कहा जाता है उपसंपदा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। बेसिकली अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां पर बैप्टाइज किया जाता है, उसी बैप्टाइजिंग के प्रोसेस को अगर हम बुद्धिज्म के अंदर कॉपी करें तो उसको कहा जाता है उपसंपदा। सो ऑर्डिनेशन सेरेमनी व्हेन द नोवाइस बिकम्स अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ द मोनेस्टिक कम्युनिटी, एंड देन वी हैव पावना। अब ये पावना क्या है ये समझिए कि बुद्धिज्म के अंदर जब बुद्धा जी का टाइम पीरियड था तो हर एक मॉन्क जो है घूम घूम कर सारे जगहों में जाकर अपनी जो टीचिंग्स को उसको प्रीच किया करता था। पर जब भी रेनी सीजन आता था तो उनको अलाउड था कि आप एक ही जगह के ऊपर 2-3 महीने रहिए, वहां पर आराम से बैठिए, क्योंकि रेनी सीजन के अंदर आप घूम फिर नहीं सकते। पर अब जब एक ही जगह के ऊपर आप 2-3 महीने रहेंगे तो हो सकता है आपसे कोई ना कोई गलती हो जाए, और फिर इस चीज को सही करने के लिए आपको सारी अपनी कम्युनिटी के सामने आके ऑन ऑस्पिशियस डे सबके सामने आके अपने गुनाहों को मानना पड़ेगा। और इसको कहा जाता है पावना। एक बार मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। बुद्धिस्ट हॉलीडे सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून ऑफ द लूनर मंथ, इट मार्क्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, sometimes called Buddhist Lent. On this day, each monk must come before the Sangha and atone for an offense he may have committed during the Vasa या फिर रेनी सीजन। जितना मैंने आपको हिंदी में समझाया था, बस अगर उतना भी याद रह जाएगा तो आपका वहां पर क्वेश्चन सही है। एंड लास्ट में एक मेरे को शब्द मिला था जो कि है परिव्रजाका या फिर परिव्रजाका, जिसका मतलब सिंपल होता है वॉन्डरर। ये जो तीन शब्द हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके पहले जैसे वो 63 क्राइम्स वाला शब्द बताया था, तो कुछ कुछ कीवर्ड हैं जो कि इस पूरे बुद्धिज्म में से आपको कल को पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। जैसे मैंने आपको बताया कि विद द टाइम बुद्धिज्म के अंदर डिवीजन होती चली जाएगी, तो उसके प्रोसेस की बात करते हैं। यहां से भी आपको सीधा हूबहू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, इन टोटल 4 हुई हैं। तो पहला है 483 BC, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। कौन सी जगह के ऊपर हुई है? राजगीर के अंदर सतपनी केव्स। ये आपको हर एक चीज याद रखनी है जो कि इस पूरे जो ग्राफ में दिखाई हुई है, ये हूबहू ऐसे ही पूछी जा सकती है। प्लेस सतपानी केव्स। रूलर कौन है? अजात शत्रु। यहां पर इसको याद रखने का रूलर्स का एक सिंपल तरीका क्या है कि आप देखेंगे कि चारों एक की तरह है। अजात शत्रु, फिर कालाशोका, फिर हमारे पास अशोक, एंड लास्ट में है कनिष्क। तो इस हिसाब से भी आप ध्यान रख सकते हैं। जब मैंने पढ़ा था तो
इस तरह से मैंने याद रखा था तो बहुत आसानी हुई थी। देन प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हमारे पास है महाकश्यपा, कि महाकश्यपा के द्वारा इसको हेड किया गया था। अब इसमें हुआ क्या था, जो मैंने आपको पहली बार दो ग्रंथ बताए थे, सुत्ता पिताका एंड विनय पिताका, उनको इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान कंपाइल किया गया था। बेसिक कारण क्या था कि अब बुद्धा जी का देहांत हो चुका है, तो उनकी टीचिंग्स को संभालने के लिए ये हमारे पास दो तरह के ग्रंथ लिखे गए थे। फिर इसके 100 साल के बाद आप देखोगे अगला हमारे पास बुद्धिस्ट काउंसिल होगा। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि स्प्लिट के बीज हमारे को देखने को मिलते हैं। अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं ऑफ द वेस्ट एंड ऑफ द ईस्ट, उनके जो कल्चरल प्रैक्टिस में, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो अगर हम वेस्ट वर्ड्स की बात करें जो कि राजस्थान साइड के ऊपर है, वो काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। जो ऑर्थोडॉक्स जो चीजें थी, जैसे जो बुद्धा जी बता के गए थे, जैसे कि पाली लैंग्वेज में ही प्रीच करना है, आइडल वर्शिप नहीं करनी, ये उससे दूर होते चले जाएंगे एंड विद द टाइम मॉडर्निटी की तरफ जाते रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जहां से बुद्धिज्म शुरुआत हुई थी ईस्ट के अंदर, मगध के आसपास के जितना भी टाइम पीरियड है के इलाके हैं, वहां पर जो लोग हैं वो वैसे ही ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलते जाएंगे। जैसे बेसिकली अगर आप दिमाग लगाओगे, वाराणसी बनारस की बात करते हैं तो वहां पर आज भी हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, माना जाता है। जैसे ही आप बड़े शहरों में जाते हो, दिल्ली मुंबई, वहां पर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। वही सेम आपको इस ईस्ट और वेस्ट में देखने को मिलेगा। तो अभी तक शायद आप इसको रटने की कोशिश कर रहे होगे, तो अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर अगर हम सेकंड की बात करें तो दो तरह के स्प्लिट हैं। सबसे पहले तो सर्वास्तवादीन एंड दूसरे हैं महासंघिका। अब इनमें से ही अल्टीमेटली आप देखोगे कि चौथे काउंसिल तक जाके हीनायान और महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म देखने को मिला है। तो दूसरे के अंदर हीनायान और महायान नहीं बनता, जो ये बनते हैं मेजर स्कूल, वो चौथे के अंदर ही बनेंगे। पर अगर हम हीनायान स्कूल की बात करते हैं तो वो ऑर्थोडॉक्स है, वो सर्वास्तवादीन से निकलेगा, और महासंघिका से फिर आगे अल्टीमेटली निकलेगा महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। So to settle the debate on certain practices among Buddhist monks, this led to the division of Buddhism into sects such as सर्वास्तवादीन जो कि वेस्ट के अंदर है एंड महासंघिका जो कि ईस्ट के अंदर है। These two groups will eventually evolve into Theravada जो कि है एल्डर्स एंड महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। आई गेस यहाँ पर जो ईस्ट और वेस्ट है वो ऑपोजिट लिखे हुए हैं, तो आप इसको सही कर लेना। अगर हम एल्डर्स की बात करें जो कि थेरावादा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो कि सर्वास्तवादी, अब ये बेसिकली क्या करेंगे कि जो बुद्धा जी के ओरिजिनल टीचिंग्स थे कि पाली में प्रीच करना है, आइडल वर्शिप नहीं करनी वगैरह वगैरह, उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे और महासंघिका से या महायाना इसको इवॉल्व करेंगे। संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर मूव कर जाएंगे, आइडल वर्शिप करेंगे, बोधिसत्वास का कंसेप्ट लेके आएंगे। तो इसको भी हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया, बस इसी में से क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर की बात करें तो 250 बीसी के आसपास होगा, पाटलिपुत्र के अंदर अशोक इसको करेंगे। और जैसे मैं आपको बता के आया हूं कि अशोक किस धर्म को, किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को करेंगे, तो उसका आंसर है हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि उन्होंने कभी भी मूर्ति नहीं बनाई। अगर वो मूर्ति बनाते तो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म हो जाता। प्रेसिडेंट की बात करते हैं मोगालीपुत्ता तीसरा। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, या किस में क्या क्या काम हो, तो आपको पता है कि डिवीजन हो चुके हैं, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश होगी। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्यूरिफाई द बुद्धिस्ट मूवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज फैक्शन ओरिजिन ऑफ थेरावादा स्कूल जो पहले आपको बीच देखने को मिला है, एंड अभिधामा पिताका। तो तीसरा ग्रंथ हमारा रह गया था विनय पिताका एंड क्या कहते हैं सुत्ता पिताका, वो पहले काउंसिल के अंदर बन गए थे, जो तीसरा रह गया वो थर्ड के अंदर बनेगा। एंड यहाँ पर जैसे आपको पता है कि अशोक अपने बेटे को वगैरह वगैरह बाकी मिशंस के अंदर भेजेगा बाकी देशों में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो वो सारा कुछ भी इसी काउंसिल के अंदर होगा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ काउंसिल के अंदर, जहां पर अल्टीमेटली हमारे को महायान एंड हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के देखने को मिलेंगे। रिकंसिलिएशन की कोशिश की जाएगी पर नहीं होगी। एंड ये जो त्रिपिताका है दे विल बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम पाली टू संस्कृत, क्योंकि अब महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आ चुका है। उन्होंने अपने फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, और लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है संस्कृत। इसी वजह से त्रिपिताका को दूसरी लैंग्वेज में प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है फर्स्ट सेंचुरी सी कश्मीर के अंदर, एंड के हिसाब से कनिष्क, वासुमित्र एंड अश्वघोषा। तो देखो यहाँ पर हमने महाकश्यपा, वासुमित्रा, अश्वघोषा इस नाम के 5 इंपॉर्टेंट बंदे कर लिए हैं। तो ये 5 के 5 बुद्धिस्ट स्कॉलर भी आप हूबहू रटेंगे। ये भी कल को आपको पूछा जा सकता है। अगर आप 2021 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, वहां पर 3 बंदों का नाम देते हुए पूछा गया था कि इनका प्रोफेशन कौन सा है।
तो उस हिसाब से अगर आपको इस तरह से के चीजें आप वहां पर रिलेट कर पाते तो आपका वो क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। वहां पर जो एक नाम हमारे को देखने को मिलता है वो हम बहुत बार मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर रखते हैं एज अ प्ले राइटर। तो इस हिसाब से आपको चीजों को से डरना नहीं है, स्पेशली फ्रॉम द एंशिएंट मिडिवल इंडिया। अगर आप स्मार्टली चलते हैं तो आपके वहां पर क्वेश्चन पक्का से सॉल्व होंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सो नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीनायान स्कूल, जो कि थेरावादा और सर्वास्तवादी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, आगे उनमें से ही निकलेगा। द लेसर पाथ और द डॉक्ट्राइन ऑफ द एल्डर्स, की जो बूढ़े लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स चीजों के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर इनके मॉन्क्स को क्या कहा जाता है, अरहात से मैं आपको बता चुका हूं। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड लैंग्वेज कौन सी है, पाली, ऑलरेडी एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। उसके बाद हम बात करें इनके हिसाब से जो बुद्धा है, तो हीनायान के अंदर और महायान के अंदर बुद्धा जी को क्या माना जाएगा उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर हम हीनायान स्कूल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं तो वो मानते हैं कि जो बुद्धा थे वो एक इंसान ही थे जो कि बाकियों की मदद करने के लिए आए थे, और जैसे ही उन्होंने मदद की वो दुनिया में से चले गए। तो वो बुद्धा जी को इंसान की तरह मानते थे। आपको ये ध्यान में रखना है, बुद्धा एज नथिंग मोर देन अ ह्यूमन बीइंग हु डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, जिस तरह से बुद्धा जी ने किया भी था। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो वहां पर आप देखोगे कि वो बुद्धा को एज अ भगवान मानने लग गए थे। सो दिस वाज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद रिस्पेक्ट टू द आइडल्स ऑफ बुद्धिज्म। देन इनके अंदर जो अल्टीमेट एम है वो है निर्माणा। उसके अंदर जो अल्टीमेट एम है वो है सेल्फ अपलिफ्टमेंट, कि किस तरह से अपने आप को अपलिफ्ट किया जाए। एट प्रेजेंट फाउंड इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। अशोका ने कौन सा पैटर्नाइज किया था, हिनायान में आपको सब बता चुका हूं। एंड सेल्वेशन कैन बी अटेन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, जिस तरह से बुद्धा जी ने की थी। अब आइए बात करते हैं यहां से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था पिछले टाइम्स में। तो यहां से पूछा गया था कि ये जो सर्वस्तवादीन है इनके अंदर ना 11 सेक्ट बने हुए हैं। कि सर्वस्तवादीन क्या है, ओरिजिनल फॉर्म जहां से क्या कहते हैं हिनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म निकला। तो सर्वस्तवादीन, हिमावता, इस तरह से ये 11 है हमारे पास। तो यूपीएससी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था ये दो सेक्ट देते हुए कि सौतांतिका एंड समित्या दीज आर अ फॉर्म ऑफ जैनिज्म सेक्ट्स। तो यहां पर आप समझिए कि आप ऐसी हर एक 11 ये हैं, और जब हम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर जाएंगे तो वहां पर है 8। तो 11 + 8, अब 19 सेक्ट आप नहीं रट के जा सकते, चाहे उनके सिर्फ अकेले नाम ही है, आपको बहुत बड़ी हिस्ट्री करनी है। तो अगर कल को ऐसा कोई चीज आएगी वहां पर तो आपको उसे बेझिझक होके छोड़ के आना है। आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैंने बुद्धिज्म या जैनिज्म इतने अच्छे से किया था तो मेरे को ये अटेम्प्ट करना ही करना है। देखो ऑल्दो मैं यहाँ पर 11 के 11 बता रहा हूँ आपको, फिर भी खुद कह रहा हूँ कि नहीं करके आने, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये याद होगा ना कि ऑल्दो ये मैंने करा ही थे, पर अगर तो मान लो कोई रिलेट हो गया आपका, कोई आपने कोई शब्द पढ़ा वहां पर आपको याद आ गया कि हाँ बुद्धिज्म के अंदर वेरी वेल एंड गुड। पर अगर आपको नहीं आता तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने बुद्धिज्म बहुत अच्छे से किया है, मेरे को ये नहीं आता, सर ने भी यही कहा था। तो ये जो क्वेश्चन है ये ओमिट आउट करने वाला है, इसको अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की कट ऑफ देखते हैं जैसे आज के टाइम में सिर्फ 90 के आसपास है। मतलब कि अगर आप पेपर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, 20 क्वेश्चन छोड़ भी आते हैं, तब भी आपका पेपर अच्छे से क्लियर होगा। जो नोशन बना हुआ है कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतने कम करने हैं, तो सच मानिए पेपर में किसी को नहीं पता, कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितने होने चाहिए। वो पेपर के अंदर जाके ही समझ में आता है कि इस साल मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। तो अगर मेरे को नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा। इस हिसाब की आपकी तैयारी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वही मैं इस पूरे कोर्स के अंदर आपको करवाने की कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक आप मेरे से करके जा रहे हैं, अगर आप उसमें से आपको नहीं आता तो आप बेनिश्चिंत हो सकते हैं। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आया था पर वो हम छोड़ के आएंगे। तो यहां पर सर्वस्तवादीन की बात करें तो ये सिर्फ आपको दो याद रखने हैं कि सर्वस्तवादीन क्या होता है। ये मानते होते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ, की हमारी जिंदगी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हिस्से होते हैं, दे आर नॉट होली मोमेंटेरियली बट दे एग्जिस्ट फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म। मतलब कि जो हमारी जिंदगी में एक बार हो जाता है वो नहीं है कि उसी टाइम के लिए था बाद में चला गया। तो ये सेक्ट कहता है कि जो भी आपके जिंदगी में होता है वो लेटेंट फॉर्म के अंदर आपके एक्सपीरियंसेस, आपके लर्निंग्स के हिसाब से हमेशा आपके साथ रहेगा, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी आपके साथ वो चलता रहेगा। ये है सर्वस्तवादी। और ये आपको 2017 में एज अ स्टेटमेंट वहां पर पूछा भी गया था। तो इसी के चलते बस ये याद रख लीजिए कि समित्या क्या होता है। सो ये जो सेक्ट है, दे बिलीव्ड इन लाइफ वाज मेड ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स
एंड वन ऑफ दीज एलिमेंट्स पास्ड अपॉन फ्रॉम वन लाइफ फॉर्म टू अनदर। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और एक तत्व से दूसरे तत्व में जब तक ट्रांसफर होगा इसी हिसाब से हमारी जो लाइफ है वो ट्रांसफर होती रहती है। ऑल्दो बहुत ही फिलोसॉफिकल चीज है, पर आपको इससे ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। फिर महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं तो लिटरल मीनिंग ग्रेटर पाथ, हेटेरोडॉक्स स्कूल है, यहाँ पर संस्कृत आ जाएगी। इनको एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अलग अलग किताबें पढ़ी तो एक जो पॉइंट है वो हर एक जगह रिपीट होता है, वो है कि इनको अंधकास भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है, एशियन इंडिया के अंदर सिंस ये जो नए लिबरल आइडियाज हैं दे फर्स्ट इमर्ज इन द आंध्रा रीजन ओनली। तो कल को आपको आ जाए बुद्ध, हिनायान, महायान, थेरावादा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, 4 ऑप्शन हो और पूछा जाए कि इनमें से किसको अंधकास के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। अगर ये आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो मोस्टली बच्चों को नहीं आता होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एच देंगे और ये मेरा काम रहेगा कि मैं कितने ज्यादा किताबों को पढ़ के वो इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आ सकता हूं जहां पर आपका एच बनेगा। ठीक है, तो इसमें से भी आगे कुछ स्कूल निकलेंगे जैसे कि मध्यमिका एंड योगाचारा। आपको सिर्फ ये 2 नाम ध्यान में रखने हैं कि मध्यमिका एंड योगाचारा ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर ही अगले पार्ट्स हैं। जहां मैं कहूंगा कि ये रटना है उसके पीछे कोई कारण होगा, उसी वजह से कह रहा हूं। जहां कहूंगा छोड़ना है तो ये मत करना कि हीरो बनने की कोशिश करने लग जाओ कि ये सर ने कहा है इसको छोड़ना है तो अगर मैं ये भी कर जाऊंगा तो मैं बाकी बच्चों से भी कॉम्पिटेटिव एज ले लूंगा। तो हमेशा ये समझिए कि जितना आपको करना चाहिए मैं वही कहूंगा। हर एक इंसान का एक ह्यूमन पोटेंशियल होता है और पेपर तक जाते जाते आप चीज़ों भूलने लग जाओगे और फिर आपके दिमाग के ऊपर टेंशन आएगी। तो कभी भी ओवर स्मार्ट करने की कोशिश मत करना टीचर को। सो यहां पर दे बिलीव इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। वहां पर अल्टीमेट क्या एम था, निर्वाणा। यहां पर है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, वो मैं आपको बता चुका हूं। दे बिलीव इन मंत्रास, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। जापान, चाइना, कनिष्क जब चौथा आते आते जो हमारा लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होगा वहां पर जो रूलर है कनिष्क है, सो ही विल पैटर्नाइज महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। एंड इनके हिसाब से सेल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू मीन्स ऑफ फेथ एंड डिवोशन टू द माइंडफुलनेस ऑफ बुद्धा। क्योंकि बुद्धा को एज अ भगवान मानते हैं और इसी वजह से ये कहते हैं कि अगर हम भगवान को बहुत अच्छे मन से याद करेंगे तो हम फिर उस भगवान को पा सकते हैं। इसी हिसाब से हमारा निर्वाणा सेल्वेशन भी अचीव होगा। वहां पर वो ऐसी कोई बात नहीं करते, वहां पर वो कहते हैं डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। अगर आप ये जो बेसिक कॉमन डिफरेंसेस हैं, फंडामेंटल्स हैं, इन दोनों के बीच में समझ जाओगे तो बहुत आसानी से आपकी जो बुद्धिज्म है उसके अंदर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो। सो नाउ महासंघिका, जैसे मैंने आपको बताया ये भी 8 हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे यहाँ पर लोकवादीन है, ये पहले पूछा जा चुका है पर आपको ये 8 के 8 अब नहीं रटने हैं, छोड़ के आओगे अगर वहां पर पूछा भी जाए। फिर बात करते हैं वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, जो आपने पढ़ा होगा। जैसे दलाई लामा की बात करते हैं, जो तिब्बत में जिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को माना जाता है वो है ये वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दे बिलीव दैट अ पर्सन कुड अचीव निर्वाणा इन अ सिंगल लाइफ टाइम ओनली। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम हिनायन और महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं तो उनका मानना था कि निर्वाणा को प्राप्त करने के लिए एक इंसान को बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। यहां से आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि बुद्धा जी तो कह के गए थे कि मेरे को कुछ नहीं पता बहुत सारे जन्मों के बारे में, तो आपको उस फिलोसॉफिकल डिबेट्स के अंदर नहीं जाना, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर हम वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो इनके हिसाब से निर्वाणा एक ही लाइफ टाइम में अचीव हो सकता है, पर जो बाकी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है उसमें बहुत सारे लाइफ टाइम लग सकते हैं। बस आपको यहां से इतना ही याद रखना है। दलाई लामा इसके साथ याद रख लेना तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में जो तंत्र मंत्र का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो ये हम सारा कुछ कर चुके हैं, इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर है ग्रेट बोधिसत्वास। बोधिसत्वास एज अ कंसेप्ट किसके अंदर है, वो है महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास हैं जैसे कि मंजूश्री, अवलोकेश्वरा, वज्रपाणि, मैत्रेय। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको रटनी है। अगर हम क्षितगर्भा बोधिसत्वा की बात करें तो ये ऐसे फॉर्म ऑफ बोधिसत्वा की बात करते हैं जो टू सेव द सोल्स ऑफ ऑल बीइंग्स बिटवीन बुद्धास डेथ एंड द एज ऑफ मैत्रेय। कि जब बुद्धा जी का देहांत हुआ और जब तक अगला बुद्धा जो कि है मैत्रेय वो नहीं आएगा, उसके बीच में सब प्राणियों की कौन सहायता करेगा, तो वो बोधिसत्वा का नाम है क्षितगर्भा। तो ये कुछ फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, बोधिसत्वास है जो कि आपको हूबहू रटने हैं। इसके ऊपर मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं। तो ये हो गए हमारे पास कॉम्बिनेशन। एंड देन वेरियस स्कॉलर्स
जो मैंने आपको पहले स्कॉलर्स बताए वो आप रट के जाओगे उसी हिसाब से, जहां जहां मैंने आपको बताया। बहुत ही गिने चुने मैंने आपके लिए रखे हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा, चाहे आप अगले साल पेपर में देख लेना। टोटल 11 हमारे पास मुद्राएं हैं, इसमें से 3 मैंने आपके लिए रखी हैं ताकि कल को क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप ऑप्शंस को मिट करते हुए आंसर तक पहुंच जाओगे, सारे के सारे नहीं रटनी। सबसे पहले है धम्मा चक्र परिवर्तन मुद्रा, ये मैंने आपको बता दिया था जब उन्होंने पहली बार अपना ज्ञान दिया। उसके बाद है हमारे पास भूमि स्पर्श मुद्रा, जो मैंने आपको बताया था जब डीटी मारा आई थी विचलित करने के लिए, तब गौतम बुद्धा ने बनाया था। एंड लास्ट में हमारे पास है इंपॉर्टेंट जो मुद्रा है वो है वृद्ध मुद्रा। ये वृद्ध मुद्रा क्या है, जब वो पूरा अपना हाथ खोल के दिखाएंगे सामने, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये हमने नहीं किया। तो उसका मतलब है दिस मुद्रा सिंबलाइजेज चैरिटी, कंपैशन एंड बोन ग्रांटिंग। पेन का कलर सॉरी चेंज, हाँ। एंड दिस इज एन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द विश टू डिवोट वनसेल्फ टू ह्यूमन सल्वेशन, कि जब आप अपने आप को डिवोट कर देते हैं ह्यूमन सल्वेशन के लिए, कि अब मेरे को सल्वेशन निर्वाणा प्राप्त करना है, उस टाइम पे जब आपकी वो जो विश है उसको ग्रांट कर दिया जाता है, उसको उस टाइम के ऊपर जो मुद्रा बुद्धा जी ने बनाई थी वो है वृद्ध मुद्रा। द 5 एक्सटेंडेड फिंगर्स इन दिस मुद्रा सिंबलाइज द फॉलोइंग 5 परसेप्शन, जनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस। ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ अगर आपको एसेंस आइडिया समझ में आ गया वृद्ध मुद्रा का, सो उतना ही बहुत है। तो इसी के साथ जितना भी आपको चीजें करनी थी बुद्धिज्म के अंदर, वो मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में करवा दी है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको सही लगा हो इस हिसाब से चीज़ों को करना, ऑल्दो ये जो लेक्चर था थोड़ा लेंथी था, पर इसी हिसाब की डिलीवरी होगी, इसी हिसाब का कंटेंट होगा। हर एक चीज़ क्या देखनी है, क्या समझनी है, क्या सोचनी है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पहले आने वाले टाइम्स, पहले पूछा जा चुका है या किस तरह से आ सकता है, वो हर एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर ठीक लगा होगा, आप अपने रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो वेरी मच।